स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर सामाजिक राजनीतिक प्रभाव की वजह से प्रदेश की राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। मिशन 2023 से पहले आदिवासी समाज के विकास और हितों के संरक्षण के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। आदिवासी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की राह पकड़ ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहितगी और अभिषेक मनु सिंघवी आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। राज्य सरकार ने इन तीनों दिग्गज वकीलों को विशेष पैनल में नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार जल्द ही उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। दरअसल बिलासपुर हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को अपने फैसले में छत्तीसगढ़ के 58% आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया था। उसके साथ ही अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया। वहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण 12% से बढ़कर 16% हो गया था। इसको लेकर प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि 12 साल पहले भाजपा ने बिना तैयारी की आरक्षण बढ़ाया था। इसका औचित्य कोर्ट के सामने साबित नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि फैसले का अध्ययन करने के बाद हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। अब तय हुआ है कि आरक्षण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष देश के 3 बड़े वकील राज्य का पक्ष रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ के स्थायी वकील ने इस मामले में विशेषज्ञ पैनल के गठन के लिए कपिल सिब्बल, मुकुल रोहितगी और अभिषेक मनु सिंघवी के नाम सुझाए थे, जिस पर राज्य के एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा ने अपनी सहमति दे दी है। अब राज्य सरकार ने विशेष पैनल के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार का यह मानना है कि वर्ष 2012 में तत्कालीन सरकार ने इस मामले में समुचित रूप से तथ्य पेश नहीं किए थे। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण प्रतिशत को देखते हुए राज्य सरकार इस फैसले से पूरी तरह असहमत है। राज्य सरकार का यह मानना है कि इस निर्णय से राज्य के आरक्षित वर्ग में समुचित विकास का मार्ग रुकेगा। ऐसे सवाल यही हैं कि किस सरकार की ओर से आदिवासियों के आरक्षण को लेकर कमी रह गई और किसने कोशिश दिल से की। जानने की कोशिश करेंगे हमारे इस खास पेशकश सर्वोच्च राह पर रिजर्वेशन में। और पहले सुन लेते हैं हम रिएक्शन की क्या कुछ जब से ये फैसला आया है उसके बाद राजनीतिक गलियारों में पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा इस फैसले पर। आइए पहले सुनते हैं उनका रिएक्शन। जब कर्नाटक वाले सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्होंने कहा कि हेड काउंट कराओ और क्वांटिफाइबल डाटा के साथ प्रस्तुत करो तो हम अनुमति दे सकते हैं। 1 साल का उनको समय दिया गया, वो नहीं कर पाए। 1 साल का फिर बाद में और भी समय दिया गया, लेकिन नहीं कर पाने के कारण वो खारिज हो गई। यहाँ पर हमारा क्वांटिफाइबल डाटा जो है हेड काउंट करने की प्रक्रिया चल रही है। अब जैसे ही वो पूरा होता उसके बाद हम इसको वहाँ प्रस्तुत करते, तो ये प्रस्तुत करने के पहले ही हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया। इस कारण से ये परिस्थितियां निर्मित हुई। जिस प्रकार से राज्य सरकार को अपने पक्ष रखने थे, कहीं ना कहीं उसमें कमी की है और उसके कारण जो फैसला आया है जिसमें आरक्षण को हटाया गया है, तो ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। अब उसके लिए समाज को आगे और बाकी को भी आगे आकर के उनका अधिकार सुरक्षित रहे, ये हम चाहते हैं और उन अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। स्वागत हो गया। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के द्वारा सबमिट किए हुए रिपोर्ट के आधार पे ही ये फैसला है, तो उनको आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हेड काउंट करने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो निश्चित रूप से फैसला हमारे हक में आएगा। इसलिए मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इसमें आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। लापरवाही तो उन्होंने की और आरोप हम पे लगाया। 2012 से लेके सबसे पहली बात यह है कि 2005 से ही केंद्र सरकार ने उसको पत्र लिखा, उसको दबा के रखे। उसके बाद जब आंदोलन हुआ तो 2012 में लागू किया और लागू किए तो उसके पूरे तैयारी बिना उसे किया और उसके कारण से ये खामियाजा भोगना पड़ा था और इसके खिलाफ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट।
तो आरक्षण पर सियासत भी जारी है, पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस खास चर्चा पर शामिल करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ शशि भगत जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। शशि जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और विवेक मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हैं हाईकोर्ट में। और साथ में है नरेश गुप्ता जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशि भगत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा मैं कि जिस तरह से देखिए अभी सरकार आपकी ये 4 साल आपको हो गए हैं, भले कुछ भी कहें आप कि ये जो 2012 में जिस तरह से बीजेपी सरकार की तरफ से इस आरक्षण की जो सीमा है वो बढ़ाई गई थी, 50 से 58% की गई थी, और अभी उसमें कुछ फैज सामने आया जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। जी शशि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है शशि जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है। नरेश जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? चलिए, लगता है नरेश जी को हमारे आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ विवेक मिश्रा जी है, जो कि एडवोकेट है हाईकोर्ट में। विवेक मिश्रा जी, टेक्निकल चीज मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि हाईकोर्ट ने जिस तरह से 50 से 58% जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी उसको रद्द कर दिया है, तो टेक्निकली यहां पर कहां पर जो सरकार की तरफ से दलील दी गई थी, कहां पर क्या कुछ कमजोरी रहेगी जिनकी वजह से हाईकोर्ट के इसको असंवैधानिक करार देना पड़ा, इसको खारिज करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे ये बताना चाहूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको फॉलो नहीं किया गया। जब सरकार डिसाइड करती है कि किस स्टेट में किस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आपको एक मार्जिन सेट करनी है एसटी एससी के रिजर्वेशन के लिए या अन्य पिछड़ा वर्ग के रिजर्वेशन के लिए, तो आपको इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एमआर बालाजी वर्सेस द स्टेट ऑफ मैसूर एंड अदर्स, इन जजमेंट पे रिलाय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो सरकार, काफी सरकारें हैं जो जिनको बाईपास कर जाती, और बाईपास करने के ही कारण ये ऐसा होता है कि सरकार अपने हिसाब से ऐसे रूल्स जो है वो बनाती है, जिस चक्कर में होता यह है कि द पीपल जनरली सफर इन दिस केसेस, द नॉर्मल पीपल, द जनरल पब्लिक, दे सफर। And what happens कि other state also has done things like this earlier. पहले भी काफी स्टेट्स ने इस तरीके की चीजें की हैं जो एक्सीड कर गई है लिमिट को, गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के फॉलो नहीं हुए हैं, और आज भी ये चीज होए जा रही है। ठीक तो जी, इसमें एक लगाम लगाने की बहुत बिल्कुल। जरूरत है। विवेक जी वही मैं जानना चाहूंगा, थोड़े आप आसान शब्दों में और समझाएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस के अभी से सरकार चल रही है, उनकी तरफ से किस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया था जिसकी वजह से जो आरक्षण की सीमा बढ़ी है उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है? देखिए, सीलिंग लिमिट जो होती है एक, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, सो दैट कि सबसे पहले इन चीजों में डिबेट करने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि ये रिजर्वेशन का ये पूरा मुद्दा है क्या। रिजर्वेशन इसीलिए है क्योंकि कुछ वर्ग हैं, there are some categories of peoples in citizens of our India, those are not as established as others. जैसे जनरल कैटेगरी के लोग हो गए जो कि पुराने जमाओं से लेकर जमींदार थे, ब्राह्मण थे, इन लोगों के पास पहले से काफी चीजें थी, काफी रिसोर्सेज मौजूद थे। शिकार होते थे एसटी और एससी वर्ग के लोग, जो लोगों को अनटचेबिलिटी के कारण, उनके नीच जात के होने के कारण प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती थी, वो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, वो चाहे सर्विस सेक्टर्स में हो, वो चाहे अपने कम्युनिटी में क्यों ना हो, वो चाहे सोशली क्यों ना हो। इन चीजों को देखते हुए आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस सरकार ने रिजर्वेशन को लागू किया ताकि इक्वलिटी बिफोर जो लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ इन व्हाट सेंस, इक्वलिटी बिफोर लॉ इन दिस सेंस कि दोज पर्संस हु आर नॉट capable as others, as compared to others, so that they can also gain a platform like them. मतलब जो जनरल पर्सन्स हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, जिनके घर पे जो वीकर सेक्शंस नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस नहीं है, उनके पास एक विवेक जी, मैं सिंपल सा एग्जांपल देके इस बात को समझाना चाहता हूं कि एक आईएएस का लड़का, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक जी। देखिए अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि आज जो आरक्षण ले रहा है या फिर जिसको आरक्षण नहीं भी मिल रहा है, वो इस बात को जानता है कि आरक्षण क्यों है, बिल्कुल जानता है वो। अभी हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो 50 से 58% आरक्षण किया गया है उसको हाईकोर्ट ने रद्द क्यों किया। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि जो गाइडलाइंस क्या थे, कि क्या 50% से बढ़ाकर 58% नहीं कर सकते थे,
अगर कर सकते थे तो उसकी एक प्रक्रिया थी, जिस प्रक्रिया को राज्य सरकार ने फॉलो नहीं किया। मैं ये टेक्निकल चीज आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं है ये जो आती है, ये सरकार के जवाब में आपको इसमें मिल जाएगी। सरकार का जवाब था कि जो आंकड़े थे उस समय के, जब स्टेट का बाइफर्केशन हुआ था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, उस समय जो एसटी वर्ग के और एससी वर्ग के लोग थे, वो हमारे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ट्राइबल एरिया ज्यादा है, तो वो ट्राइबल एरिया होने के कारण हमारे साइड ज्यादा आ गए, जिस कारण इन्हें जो लिमिट है, सीलिंग लिमिट है, उसको बढ़ाना पड़ा एज पर टोटल पॉपुलेशन। ये कैलकुलेट ही टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। टोटल पॉपुलेशन जो स्टेट की होती है, उसमें जनरल्स कितने हैं, एसटी एससी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं और ईडब्ल्यूएस कितने हैं, इस कैलकुलेशन के बाद ही सरकार को तय करना होता है कि किस तरीके से रिजर्वेशन का क्राइटेरिया एक स्टेट में फॉलो किया जाए। इस पिटीशन में जो कि दायर की गई थी गुरु घासीदास एंड अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, इनमें इन्होंने सबसे पहला क्लेम किया था जो लोग लेकिन विवेक जी एक सवाल और है जो मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि कोर्ट ने आबादी के अनुसार भी आरक्षण देने को गलत माना है, और यहां पर जो आधार बनाया गया वो आबादी के हिसाब से आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। तो इस पर भी मैं आपसे जानकारी लूंगा, बाद में लूंगा। लेकिन हमारे साथ शशि भगत जी भी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। शशि भगत जी, देखिए पिछले 4 सालों से कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो अगर कोई भी पैरवी हो रही है या अगर कोई इतना बड़ा मुद्दा है, आरक्षण का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चाहे आपकी सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, आपकी पार्टी हो, बीजेपी की पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो, हर कोई चाहती है कि जो आरक्षण के मुद्दे में वो जनता के सामने एक पॉजिटिव मैसेज दें और जनता को लगे कि आरक्षण में ये पार्टी हमारे साथ है। लेकिन पिछले 4 सालों से कांग्रेस की सरकार है, तो अगर कोर्ट में कुछ दलीलें दी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। तो यहाँ पर जो दलीलें आप लोग की तरफ से दी गई वो थोड़ी सी कमजोर साबित होते हुए दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने जो 50 से 58% की सीमा बढ़ाई गई थी आरक्षण में, भले वो बीजेपी सरकार में बढ़ाई गई थी, लेकिन उसको अभी रद्द कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर जो दलीलें हैं सरकार की, कांग्रेस सरकार की, वो यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रही है। अव्वल तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूं और विश्वास के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि कोई मकान बनाने के लिए बुनियाद बनाना पड़ता है, और उस बुनियाद ही गलत होगा तो वो मकान बहुत उम्दा नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने 2005 में एक पत्र लिखा स्टेट को इस मामले में, इसी परिदृश्य में, पूरा स्टोरी तो आपको पता ही है। उन्हें पत्र लिखा और पत्र में ये लिखा था कि 12% एससी को, 32% एसटी को और 6% ओबीसी को होना है। तो उस समय क्या डॉक्टर रमन सिंह साहब ने लागू करने के पहले कोई परीक्षण नहीं किया, या कोविड के टाइम पे जो लॉकडाउन किया वैसे बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लिया? ये जो सारी बुनियाद है, ये जो सारी फसाद है, केवल आपस में विवाद करने का, और चुनाव में 2012 में लागू किया उनने, उसके जस्ट बाद चुनाव होना था। सोचने समझने के लिए उनके पास समय काफी था। और मैं आपको बता दूं, रहा सवाल कांग्रेस की बात, कांग्रेस 2018 के बाद आई, 2 साल तक तो कोविड से पीड़ित रहे, पूरा देश कोविड से पीड़ित रहा। इस बात को, सारी चीजों को आप समझ पा रहे हैं। और उसके बाद जो भी तर्क उनने दिया ठीक था, उसमें एफिडेविट में डॉक्टर रमन सिंह साहब ने एक बात और कही। ये बात एफिडेविट में उन्होंने ये जिक्र नहीं किया, उस बात में एफिडेविट में ये जिक्र नहीं किया कि ननकी राम कंवर साहब जो उसके अध्यक्ष हैं, जो उस कमेटी के जिसको उनको अनुशंसा देना था, उसका कोई जिक्र नहीं था। उस हलफनामे को स्वयं स्वीकार किया है ननकी राम कंवर साहब ने कि मैं उस एफिडेविट में मेरे नाम का अध्यक्ष की अनुशंसा का कोई उल्लेख नहीं होने की वजह से उसको हाईकोर्ट के द्वारा डिनाई कर दिया गया। तो ये पूरी जो गलतियां है वो अब 50% होने का और 1% जो मोर हुआ, उसका पूरा का पूरा गलती डॉक्टर रमन सिंह साहब ने बिना सोचे समझे किया। उसका नतीजा आज पूरा आदिवासी कम्युनिटी भुगत रहा है। शशि भगत जी, बहुत, मैं कहना चाहता जी हूं, शशि भगत जी, बहुत देर से आप अपनी बात रखी, मैं की उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। आपने जो शुरू में जिक्र किया कि अगर कोई घर बन रहा है या भवन बन रहा है, अगर उसकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो वो भवन ढह सकता है। ठीक है, आपको लगता है कि भवन की बुनियाद मजबूत नहीं है तो आप चाहते हैं तो एक नए सिरे से नए भवन की शुरुआत कर सकते थे। आप नए सिरे से अपनी दलीलें या जो प्रोसेस है आरक्षण की 50 से 58% बढ़ाने की, आप उसको शुरू एक नए सिरे से आप कर सकते थे। अगर आपको लगता है कि भवन की नींव मजबूत नहीं है तो आप एक दूसरी नींव उसके साथ खड़ी कर सकते थे। आपको लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं, जो रीजन दिए गए वो मजबूत नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार अपनी तरफ से
मजबूत रीजन तो रख सकती थी, क्योंकि फैसला अभी आया है, 19 सितंबर को आया है। 4 साल से कांग्रेस की सरकार थी। आप लोगों को लग रहा है कि जो दलीलें दी गई हैं वो तो पता होगा आपको कि बीजेपी की तरफ से क्या दलील दी गई थी। आप अपनी तरफ से मजबूत दलीलें दे सकते थे आपकी सरकार, ताकि वो जो दलीलें हैं उसके आधार पर जो हाई कोर्ट है वो फैसला आरक्षण के पक्ष में सुनाए। लेकिन ऐसा नहीं किया आप लोग की सरकार ने, तो जिम्मेदारी आपकी भी। आप सिर्फ बोल दें कि बीजेपी की सरकार ने ऐसा किया, कैसे चलेगा? 4 साल से तो आपकी सरकार है। मैंने बताया 2 बरस पूरे 2 बरस गुजर गए कोविड में। आपको इस बात का जानकारी है कि पूरा कोर्ट वोट सारा कुछ बंद रहता था, ये आपको भी स्पष्ट रूप से पता है। और जो हमारे विद्वान अधिवक्ता और महाधिवक्ता लोगों ने दिया है, जो पक्ष रखा वो बिल्कुल सटीक रखा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछिए कि उसमें क्यों इस तरह का कमजोर करने का प्रयास किया गया। क्या केवल चुनाव के टाइम में उन लोग को समझ में आया कि हम लोग को ओबीसी का वोट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और हम जीत जाएंगे? इसी बुनियाद पर उन्होंने किया ये काम। नहीं, वो तो हम बीजेपी की, जो आपने कहा बीजेपी के साथी से हम उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं वो जैसे हमारे साथ जुड़े उनसे भी हम ये सवाल करेंगे, क्योंकि हम आपसे तो पूछ ही रहे हैं, क्योंकि आपकी अभी सरकार है। आपकी अभी सरकार है तो ज्यादा जिम्मेदारी आपकी भी है। जैसे बीजेपी के जो नरेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी ये सवाल करेंगे। जब तक विवेक मिश्रा जी के पास फिर से रुक करता। विवेक मिश्रा जी, जैसा उस वक्त मैं आपसे कह रहा था कि एक सवाल है कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आबादी के अनुसार आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और जो इसमें तथ्य दिया गया है वह आबादी के हिसाब से, और जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, चाहे वो हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर लें या एसटी एससी की हम बात कर लें, जो भी इसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसमें आबादी के हिसाब से उसमें बढ़ाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट ने यहां पर इसका जिक्र किया है कि आबादी के हिसाब से आरक्षण देना भी गलत है। इसको आप टेक्निकली किस तरह से देखते हैं आप, विवेक जी? विवेक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। हाँ विवेक जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। मैं ये जो कह रहा था आपको कि हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि आबादी के हिसाब से उसके अनुसार से आरक्षण देना ये भी गलत है, और जो इसका तथ्य था, जो इसका पीछे रीजन था, वो आबादी के हिसाब से ही आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई गई थी। जो चाहे वो एसटी में हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स में या शेड्यूल कास्ट में, उनकी जो सीमा आबादी के हिसाब से बढ़ाई गई थी आरक्षण की। और यहाँ पर इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह गलत है, आबादी के हिसाब से आरक्षण की सीमा इस तरह से नहीं बढ़ाई जा सकती। जी बिल्कुल ठीक, नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन सेट की थी, उसमें 11 पॉइंट्स उन्होंने दिए। ठीक। इंदिरा साहनी के जजमेंट में, जो कि आप यूपीएससी के एग्जाम के जो कंटेंडेंट्स रहते हैं वो भी पढ़ते हैं, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक क्रीमी लेयर सेट करना है जो कि 50% का रहता है टोटल पॉपुलेशन। उसके अलावा आप फिर रिजर्वेशन उसमें दे सकते हैं, ताकि जो जनरल कैटेगरी के पॉपुलेशन है, जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इसीलिए ये 50% की सीलिंग लेयर को इंक्रीज करने से सख्त मना किया है। ये रीअफर्म्ड हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 जजमेंट इंदिरा साहनी के बाद भी दिए हैं, जिसमें इसकी रीअफर्मेशन हुई है इस जजमेंट के, कि जो इंदिरा साहनी का जजमेंट था, जो सीलिंग लिमिट 50% सेट की गई थी, उससे आप आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक विवेक जी, तो जो गाइडलाइन थी वो यहाँ पर फॉलो नहीं की गई। नरेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनको भी शामिल करना चाहूंगा डिबेट में। नरेश जी, 2012 में आप लोग की सरकार ने इसकी जो सीमा थी 50% से 58% राज्य में इसकी सीमा बढ़ाई थी, लेकिन आधार ही आप लोग ने कमजोर रखा था, और वो देखिए आधार आके यहाँ पर ध्वस्त हो गया। हाई कोर्ट है बिलासपुर के, उन्होंने इस जो आप लोग ने समय सीमा बढ़ाई थी उसको असंवैधानिक करार दे दिया। और कांग्रेस की जो भी जिनकी सरकार है 4 सालों से, वो पूरी तौर से यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जो आधार पेश किए थे कोर्ट में वो बिल्कुल कमजोर थे, और जो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए वो आप लोग ने नहीं किया। देखिए, ये कांग्रेस का जो छोटापन है काम करने का, एक पॉलिटिकल हर चीज में वेंडेटा के साथ काम करते हैं, ये उसका एक उदाहरण है। देखिए, जितनी बड़ी वो लीगल एड की टीम सुप्रीम कोर्ट में लगा रहे हैं, यदि आधार कमजोर है तो क्यों लगा रहे हैं, एक बात। और यदि सुप्रीम कोर्ट में आप लगा रहे हो, मतलब सरकार का रिप्रेजेंटेशन है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बाय द भूपेश बघेल गवर्नमेंट was with the intention to lose the केस को हारने के इंटेंशन से ये केस लड़ा गया था। और सुप्रीम कोर्ट में आज यदि आप आधार कमजोर है तो सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े बड़े वकील लगाने से भी क्या होना।
देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक सौदेबाजी है, इनकी नीयत में खोट है। इन्होंने जब ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाया तो एक ऐसे व्यक्ति से पीआईएल लगा दिया जिसको सरकार प्रिविलेज पोस्टिंग देती है बाद में, और उसके पीआईएल पर वो स्टे हो जाता है। तो सरकार की नीयत में ही खोट है साहब। ये सरकार चाहती नहीं रिजर्वेशन देने का। हम 2012 से 2018 तक उसको कंटिन्यू किए थे। और जहां तक सवाल है कि रिप्रेजेंटेशन, उस डेट तक आप ऑर्डर शीट तो देखिए हाई कोर्ट का, उस डेट तक क्या क्या चीजें सबमिट हुई और क्या क्या मांगा गया था। उसके बाद का केस का 4 सालों का मूवमेंट देखिए, तो बड़ा डिफरेंस है। इस सरकार ने कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं किया। और आज सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े बड़े एडवोकेट लगा रहे हैं, क्या ये एडवोकेट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नहीं आ सकते थे? लेकिन नरेश गुप्ता जी, नरेश गुप्ता जी, वकीलों को यहाँ क्यों नहीं लाएंगे? एक इम्पोर्टेंट सवाल तो आपके ऊपर भी उठ रहा है ना, आपकी सरकार के ऊपर, जो तत्कालीन सरकार थी, जो उस वक्त के गृह मंत्री थे, तत्कालीन गृह मंत्री ननकीराम कंवर, उनकी अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल उप समिति का गठन हुआ था। उनकी जो अनुशंसा थी, उनकी अनुशंसा को भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। आखिर क्यों नहीं किया गया? आप लोग, इतनी इंपॉर्टेंट जो एक समिति बनाई गई थी, उसकी अनुशंसा को भी अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो कमजोर पैरवी थी वो तो आप लोग की तरफ से शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से आज ये हुआ कि जो फैसला सुना है हाई कोर्ट ने वो इसका संवैधानिक बता दिया। आपको यह बता दूं, ये आप ऑर्डर शीट पढ़िए कोर्ट का, किस डेट में इन चीजों को कोर्ट ने कॉल किया, किस डेट में इसको सबमिट करना था। हमारे समय में जब ये केस चल रहा था, डेट वाज इन वेरी इनिशियल स्टेज, वो स्टेज आया नहीं था। उसके बाद ये सरकार ने उसको ध्यान ही नहीं दिया। आप मुझे बताइए, 3 बड़े बड़े वकील लगा के आज सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर रहे हो, तो क्या ये 2018 तक आपको समय मिला? आप क्या आदिवासियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, जो जिसका आरक्षण पहले से है, उनके साथ ओबीसी वर्ग की लड़ाई हो जाए, इसलिए आपने 6% की जगह 14% किया। यदि 14% आपने किया तो एक मजबूत आधार आपको पेश करना था। आपको तो केवल चुनाव जीतने की इच्छा थी, कांग्रेस की नीयत और बदनीयती पे दाग लगाने का, उसमें तोहमत लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं था। अध्यक्षता में क्यों कमीशन बनती, वो जांच आयोग क्यों, वो आयोग क्यों बनता? यदि वो जांच की गई थी और कोर्ट में कब प्रोड्यूस करना था, इस कांग्रेस सरकार को तय करना था। नरेश भगत जी, मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा लेट जुड़े थे। ये जो सवाल उठा रहे हैं शशि भगत जी, ये कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और ये सीधे तौर पर आप पर सवाल उठा रहे हैं आपकी सरकार पर, तत्कालीन सरकार पर। देखिए, ये मैं बता दिया। आप देखिए, यदि हमारा आधार ही नहीं था, यदि तत्कालीन सरकार का इस पर आधार नहीं था, तो आज ये सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े बड़े वकीलों को क्यों खड़ा कर रहे हैं? यदि वो आधार ही नहीं था तो। क्या आप चाहते हैं कि कोर्ट की जो प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसका भी हम पालन नहीं करें अपने आदिवासियों की रक्षा? अरे बाबा, प्रक्रिया का पालन के आधार ही नहीं है तो वकीलों को फीस देके क्या करोगे? उसका भी पालन नहीं करें। आपने नीचे काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? डॉक्टर रमन सिंह जी क्या चाहते हैं? सुनिए, आप जो जितनी चीजें भेजे हो, उस बेस पर लड़ोगे क्या सुप्रीम कोर्ट में आप, कि कुछ और एडिशनल चीज दोगे सुप्रीम कोर्ट में? उसमें आपने सूरत में नहीं अधिकार नहीं लड़ा। आपने कितने बार एडजमेंट कराया? सरकार का बिल्कुल आपका इंटेंशन ही नहीं था केस को जीतने का। क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, समय बहुत कम है। मैं थोड़ा सा इस डिबेट से कुछ ये जानकारी भी हम देना चाहेंगे कि आखिर भविष्य में क्या होने वाला है। शशि भगत जी, अब आप लोग की सरकार की तरफ से बड़े बड़े वकील, जो बड़े बड़े महंगे वकील हैं, अब आप उनका एक पैनल बना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से दलील दी जाएगी। तो क्या कुछ अब एंगल होगा, किस तरह की दलील दी जाएगी, और कैसे ये जो भी हाई कोर्ट की तरफ से इस आरक्षण को संवैधानिक बताया गया है 50 से 58% करने पर, कैसे इसको मेंटेन रखा जाए और कैसे जो आरक्षण की जो समय सीमा बढ़ाई गई है उसको लागू रहा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा निर्देश आए, ऐसा फैसला सुनाया जाए, क्या कुछ दलीलें सामने पेश की जाएंगी जो अभी नहीं की गई? 4 साल से आप लोग की सरकार थी। नहीं, बिल्कुल उसमें सटीक पेश किया जाएगा, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। कि जैसा कि ये बात संविधान में स्पष्ट रूप से है कि आपको ये कांग्रेस की सरकार दे चाहे बीजेपी की सरकार दे, लेकिन आरक्षण तो इसलिए देना होगा कि जनसंख्या के मान में भी सटीक बैठ रहे हैं। लेकिन 50% ठीक है शशि भगत जी, महाराष्ट्र में सुन लीजिए बात को, महाराष्ट्र में समय कम है शशि भगत जी, मैं समय कम है, आपकी बात हो गई। एक लास्ट कमेंट में विवेक मिश्रा जी से लेना चाहूंगा। विवेक मिश्रा जी, ये जो अभी चीजें, जिस तरह से परिस्थिति चल रही है, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कुछ दलीलें दी जाएंगी, और आपको लगता है जिस तरह से अभी माहौल है और जो कुछ प्रोसेस है,
क्या कुछ ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बदल सकता है? 50 से 58% जो आरक्षण बढ़ा है वो सस्टेन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में? संक्षेप में बताइएगा विवेक जी। एक बार आप और विवेक जी संक्षेप में बताइएगा कुछ 15-20 सेकंड में, क्या सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला बदल सकता है? हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है असंवैधानिक बताया इससे 58% आरक्षण को, संक्षेप में 10-15 सेकंड में। मुझे इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट मामला पेंडिंग जब होगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस इस चीज पे क्या डिसाइड करते हैं उनके। ठीक है चलिए, तो फिर वो दलीलों पर डिपेंड करेगा कि दलील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट कितने सहमत होते हैं और क्या कुछ फैसला सुनाते हैं। ठीक है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सरकार ने दलील ही नहीं रखी। ठीक है नरेश जी समय कम है, आप थोड़ा लेट जुड़े लेकिन मैंने थोड़ा आपको मौका दिया कंटिन्यू, लेकिन हाँ डेफिनेटली अब यहाँ पर देखना होगा। पहले मैं आपसे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर देता हूँ। नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, शशि भगत जी आपका भी शुक्रिया और विवेक मिश्रा जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखना होगा क्योंकि दोनों सरकारें चाहती हैं कि जो आरक्षण के मुद्दे पर उनको प्लस मिले और उनको क्रेडिट मिले, लेकिन दोनों सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। चाहे वो कांग्रेस की जब सरकार अभी चल रही है वो बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है, और बीजेपी जो अभी विपक्ष पर है वो कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकारों की तरफ से दलीलें गलत पेश की गई, कमजोर पेश की गई। इसी वजह से बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को जो 50 से 58% किया उसको असंवैधानिक बताया। अब देखना होगा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इतने बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करते हैं सरकार के पक्ष में, इस आरक्षण के पक्ष में, तो क्या वो दलीलें वहां पर टिक पाती हैं? वो सुप्रीम कोर्ट इस 58% आरक्षण को एक्सेप्ट करता है, सस्टेन करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आरक्षण पर सियासत यहां पर लगातार जारी है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।